क्या पढ़ा था अपने लास्ट में क्या पढ़ा था? बायोटिक इंटरेक्शन हो गया था, कमेंसलिज्म हो गया था। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तरह के बायोटिक इंटरेक्शंस की बात करी है। कौन कौन से? एक है आपका म्यूचुअलिज्म और दूसरा है कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। अब अगर इसमें म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म में हम बात करें तो आपको दिखाई देगा कि जो म्यूचुअलिज्म होता है इसमें दो स्पीसीज के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक टाइप से। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका कोरल रीफ। कौन है? कोरल रीफ। कोरल रीफ में आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा कि कोरल रीफ में दो होते हैं, एक कोरल्स होते हैं और दूसरा एक जूजेंथेलाई करके एल्गी होता है, और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, दूसरा आपको दिखाई देगा, दूसरा हमने जो देखा था वो था कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में कि एक का फायदा हो रहा है बट दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कंपटीशन, कि दो स्पीसीज के बीच में क्या होगा? कंपटीशन। जैसा मान लो कभी सपोज एग्जांपल हाइपोथेटिकल केस कि टाइगर और शेर की लड़ाई हो जाए। किसकी हो जाए? टाइगर और शेर। यहां बोलना मुश्किल है कौन जीतेगा हारेगा, जीतेगा हारेगा छोड़ो, ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या होगा? दे विल हार्म ईच अदर। तो ऐसा जो टाइप होगा जहां दो इक्वल टाइप की स्पीसी आपस में कॉम्पीट करने लगे, आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपटीशन। कभी तुमने सुना होगा ना, कहावत है कि जंगल में एक ही शेर रह सकता है। सुना होगा। इसका मतलब ये है कि ताकतवर कोई एक ही हो सकता है, जब तक दो होंगे वो आपस में लड़ेंगे, अनटिल उनमें से एक डेड हो जाए तब तक वो लड़ेंगे आपस में। यही एक रूल है। तो नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन लिख लो। इट इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, it is the type of interaction in which both species harm one another, both species harm one another। नेक्स्ट, अगला जो टाइप होता है वो होता है प्रिडेशन। अगला जो इंटरेक्शन है वो है प्रिडेशन। प्रिडेशन में नाम से क्लियर है कि यहां दूसरा स्पीसी पहले को कंज्यूम कर जाएगा। इसको शिकार करना है, इसको मैं शुद्ध भाषा में बोलूं शिकार करना। शिकार कब होता है? जब कोई एक दूसरे को मार के खा जाए। मार के खाने का मतलब नहीं पूरे ही खा जाए, इसका मतलब होता है एक डेड हो जाए उसमें से। जैसे कुत्ते के सामने रैबिट आ जाए सपोज, तो क्या होगा? कुत्ता रैबिट को खा जाएगा। क्या हो गया? ये प्रिडेशन। तो यहां पे एक स्पीसी दूसरे स्पीसी को कंज्यूम कर जाती है। So you can write predation. It is the type of biotic interaction. It is the type of biotic interaction in which one species consumes another species, one species consumes another species। ठीक है। नेक्स्ट, अगला होता है, इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म का मतलब क्या है? पैरासाइट हमेशा वो होते हैं जो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। कौन से होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा सपोज लीच का सुना होगा, गोंच होती है ना, हिंदी में गोंच बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लीच बोलते हैं। लीचेस होती हैं, देखी होंगी तुमने। अपने यहाँ तो आसपास तो कम मिलेंगे, कभी तुम माउंटेनस एरिया में जाओगे ट्रैकिंग वगैरह पे, स्पेशली बारिश के टाइम में बहुत लीचेस होती हैं। मतलब उसमें तो तुम्हें वो जो
शूज हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज पहनना पड़ेंगे, थोड़े ऊपर वाले, चिपक गई तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ये आपको जो पैंट वैंट है थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पतला सा है उसमें चिपक जाएंगी वो, उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। उनको निकालने का एक ही तरीका है, उनमें थोड़ा सा आपको आग जला के कुछ छुपाना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपने माचिस की तीली लगा दी तो उससे वो छूट जाती है बहुत जल्दी। तो कभी तुम ट्रैकिंग वैकिंग पे जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि लीचेस बहुत होती हैं, स्पेशली इन द माउंटेनस एरियाज। जैसे कभी कहीं पे भी गए आप, किसी भी माउंटेन्स एरिया में गए, लीचेस बहुत होती हैं। या फिर और मैं एग्जांपल दूं, जूं सुना होगा जो बालों में हो जाते हैं। या फिर मैं एक अगर हर्बी वो हर्बी उस हब्स में एग्जांपल दूं, अमरबेल का नाम सुना है? अमरबेल, आज तुम लोग क्या क्लास नहीं छूटी थी क्या? ओके, तो अभी सर ने लेट छोड़ी क्या? ठीक है, मैं कल से ध्यान रखूंगा, मुझे लगा कि शायद आई नहीं है आज। आज ये लोग सही कहीं छुट्टियां मनाने चले गए हैं। अच्छा, मैं भूल गया था कि इनका एक बैच मर्ज होगा इस समय पे। ठीक है। हाँ, तो मैं पैरासाइट्स का बता रहा था। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर मैं इसमें पेड़ों में एक एग्जांपल दूं तो अमरबेल होता है एक। क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार, आप जाना तो एक पीली पीली टाइप की बेल लपटी होगी किसी पेड़ों पे, वो अमरबेल ही है। तो अमरबेल जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। इसका सर्वाइवल हमेशा दूसरे पेड़ों पे होता है। और अगर नॉर्मल में बोलूं तो लीच हो सकता है, जूं हो सकते हैं, ऐसे जो भी चीजें हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो पैरासाइट के केस में एक स्पीसी का हार्म हो रहा है और दूसरे का प्रॉफिट, हाँ या ना? जैसे लीच है, लीच चिपक गई तो लीच ने तो आपका खून चूस लिया, उसका तो प्रॉफिट हुआ, उसका पेट भर गया, लेकिन आपका क्या हुआ? नुकसान, हार्म। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वन स्पीसी हार्म्स एनदर। अब बोलोगे प्रेडेशन में भी तो यही है सर, प्रेडेशन इज डिफरेंट। प्रेडेशन में सामने वाला कंज्यूम कर ले रहा है, क्या हो जा रहा है उसमें? कंज्यूम। उसमें एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या है? सिर्फ हार्म हो रहा है। थोड़ा खून चूस लिया, हार्म हो गया, लेकिन मरा नहीं है, मृत नहीं हुआ है। आई होप दैट्स क्लियर। यू कैन राइट पैरासाइटिज्म डैश लगा के, इट इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, it is the type of interaction in which one species benefits, one species benefits and other is harmed, other is harmed, other is harmed। ठीक है। अगला है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म अच्छा, एमेंसलिज्म क्या होता है? एमेंसलिज्म इस तरह का रिलेशनशिप और इंटरेक्शन यू कैन से जिसमें एक स्पीसी का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे का हार्म हो जा रहा है। क्या बोला मैंने? एक का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे का क्या हो जा रहा है? हार्म। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे गाय भैंस जा रहे हैं किसी मैदान में, ठीक है। अब उनके खुर के नीचे जो कीड़े मकोड़े आएंगे वो जबरदस्ती में निपट लिए, उनके पैरों के नीचे जो भी कीड़े मकोड़े आएंगे वो निकल लिए, लेकिन उनका कोई फायदा हुआ कि गाय भैंस का इससे? नहीं। तो गाय भैंस का कोई फायदा, किसी की भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी जानवर का कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन उनके नीचे जो आएंगे उनका क्या हो जाएगा? हार्म। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? एमेंसलिज्म। और आई कैन से ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एमेंसलिज्म, जिसमें एक का हार्म हो रहा है बट दूसरे का प्रॉफिट नहीं हो रहा। यू कैन राइट इट इज द टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन it is the type of
biotic interaction in which one species is harmed, but other is not benefited. One species is harmed but other is not benefited. ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रलिज्म, अगला होता है न्यूट्रलिज्म। यहां सब कुछ न्यूट्रल है, मतलब ना किसी का फायदा और ना किसी का नुकसान। न्यूट्रलिज्म, अच्छा न्यूट्रलिज्म के केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं पे किसी मछली और कछुआ एक साथ में हो किसी तालाब में या कहीं पे, तो ना मछली कछुए को नुकसान पहुंचाएगी और ना ही कछुआ मछली को। तो जहां एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे और साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, ना फायदा हो रहा है एक दूसरे से और ना ही नुकसान, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलिज्म में है। ठीक है, राइट। न्यूट्रलिज्म, इट इज द टाइप ऑफ biotic interaction in which both species neither benefit nor harmed, neither benefit nor harmed, नॉर हार्म्ड। ठीक है, ये कुछ बायोटिक इंटरेक्शन के यू कैन से कि कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वापस रिकॉल करते हैं एक बार। सबसे पहले कौन सा था, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दे विल हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक नहीं तो इस तरह से तुम मान लो कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होंगे। दूसरा हमने क्या बोला था, कमेंसलिज्म, कि एक का बेनिफिट होगा बट दूसरे का नुकसान नहीं होगा। तीसरा था कंपटीशन, दोनों ही एक दूसरे को हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। चौथा था प्रिडेशन, उसमें हमें दिखाई दिया कि इसमें एक दूसरे को कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा। देन नेक्स्ट अगला हमने देखा पैरासाइटिज्म। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे पे सर्वाइव करें। तो पैरासाइट्स मतलब ये दूसरे पे सर्वाइवल होगा, तो उसमें एक का तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान। नेक्स्ट एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म की बात करें तो एक का कोई फायदा नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे का क्या हो जा रहा है, नुकसान। और लास्ट में न्यूट्रलिज्म, ना किसी का फायदा हो ना किसी का नुकसान। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन है। इसके बाद में एक और चीज हमें पढ़नी है और वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो हेडिंग डाल लो इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये डायग्राम बना लेना। तुम ये पेड़ पौधे बना पाओ तो ठीक है, ना बना पाओ तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये पूरे क्लियरली लिखने हैं आपको। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये टर्म्स बहुत सिग्निफिकेंट है, इसी से पूरा सक्सेशन हमको समझ में आएगा। इसको बना लो। पीछे दिखाई दे रहा है बेटा, पीछे दिख रहा है, दिख रहा है।
बन गया। चलो आई होप बन गया होगा। इनका नहीं बना वो बनाते रहें साथ में, अपन थोड़ा समझ भी लेते हैं। तो अब हमें एक चीज देखनी है और वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब कि किस तरह से एक कम्युनिटी के बाद में दूसरी कम्युनिटी आती है। सक्सेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक राजा के बाद में दूसरे राजा का आना है, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। बिंबिसार के बाद में कौन आया? अजात शत्रु। अजात शत्रु आया और आके उसने पूरी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा कि यहां पे भी क्या हो रहा है, पूरा सक्सेशन। सक्सेशन में जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे सीक्वेंस समझना क्योंकि यही हम लिखने वाले हैं अपने वर्ड्स में। सबसे पहले कौन सा लैंडस्केप है? बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, जहां पे कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे कोई ऐसी कम्युनिटी आएगी जो सबसे पहले उगेगी या सबसे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी, उसको हम बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। क्या बोलेंगे? पायोनियर स्पीसीज। यहाँ पर पायोनियर स्पीसीज आएंगी, जो हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे उगते हुए, ये क्या है? अपनी पायोनियर स्पीसीज। ये थोड़ी सी रेजिस्टेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं जो कहीं पे भी उग सकती हैं या अपने आप को किसी भी हार्श कंडीशन में एस्टेब्लिश कर सकती हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर कभी आए तो लाइकेंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लाइकेंस। लाइकेंस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। लाइकेंस आप सबने देखे होंगे, आपने कभी दीवारों पे कुछ छोटे छोटे हरे हरे उगते हुए देखे होंगे, या आपने पेड़ों पे ऐसे हरे हरे उगते देखे होंगे, वो लाइकेंस ही हैं। तुम थोड़ा गूगल सर्च मारना तो मैं समझ में आ जाएगा, सबने देखे हुए हैं। तो लाइकेंस ऐसे टाइप का एक एग्जाम्पल हो सकता है, इट कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ठीक है। देन अच्छा, लाइकेंस के बाद में क्या होगा? तो यहाँ पे किसी कम्युनिटी ने, यहाँ पे किसी स्पीसी या कम्युनिटी ने अपने आप को पहली बार एस्टेब्लिश किया। कम्युनिटी तुम्हें याद है ना, पीछे जो वर्ड हमने समझा था, पीछे हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था पूरा, कौन सा था? जल्दी बताओ। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड बायोस्फीयर। तो वही वर्ड कम्युनिटी में उपयोग कर रहा हूं। तो यहां पे जो कम्युनिटी होगी उसको हम बोलेंगे पायोनियर स्पीसीज हैं। ये क्या है? ये पायोनियर। पायोनियर कौन होते हैं? जो किसी फील्ड में अपने को पहली बार एस्टेब्लिश करें, उसको हम क्या बोलते हैं? पायोनियर्स। जो किसी फील्ड में इनोवेशंस का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं पायोनियर्स। तो ये पायोनियर स्पीसी है। अब इसके आगे जो कम्युनिटी आएगी उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कम्युनिटी है। तो आपको दिख रहा होगा कि इससे थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से अलग टाइप के हैं, और एक समय के बाद में इनको रिप्लेस करेगी एक और कम्युनिटी जिसका नाम होगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कौन सी? क्लाइमैक्स।
क्लाइमैक्स मतलब कि ये आके पूरे इकोसिस्टम में बैलेंस को एस्टेब्लिश कर देते हैं और ये लंबे समय तक बने रहते हैं। इसके पहले इतना बैलेंस नहीं था, इसके बाद इंटरमीडिएट कम्युनिटी में कई सारी कम्युनिटी आएंगी, लेकिन फिर लास्ट में कौन आएगा? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मूवी में क्लाइमैक्स होता है कि नहीं, कि मूवी का क्लाइमैक्स सीन है, ऐसा कुछ समझ लो। यहाँ पे भी क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स मतलब कि एंड है, ठीक है, ये एंड वाली चीज है जो आपको दिखाई देती है। अब इसके बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे सीक्वेंस याद रहेगा, पहले क्या है? बैरन, बैरन के बाद में पायोनियर, उसके बाद में इंटरमीडिएट, उसके बाद में क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब यहाँ पे टॉप लेवल वाली कम्युनिटी तुम मान सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके बाद में होगा पर्टर्वेशन। पर्टर्वेशन मतलब क्या? कंप्लीट डिस्टरबेंस। क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिस्टरबेंस। एक समय के बाद में हर जगह पर्टर्वेशंस आते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, हम हमेशा बने रहेंगे क्या? हम मतलब मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, नो। अर्थ पे कई बार ग्रेट एक्सटिंक्ट हो चुका है। जो डायनासोर्स की हम बात करते हैं, करोड़ों साल तक अर्थ पर रहे और वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो हम भी कभी ना कभी एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे। इसका मतलब ये सोच लेना कि कल परसों ही होने वाला है, अब पढ़ना क्यों ही है, जब एक्सटिंक्ट ही होना है। तो अभी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स इट विल टेक करोड्स ऑफ इयर्स, बट हाँ, अर्थ में मास एक्सटेंशंस हुए हैं। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहां पर एक टर्म मिलेगी, मास एक्सटेंशंस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अर्थ पर जीव जंतु वगैरह थे सब खत्म हो गए। जैसे मैंने आपको एक एरा बताया था, कार्बोनिफेरस, याद है? कार्बोनिफेरस कोल के बारे में हमने पढ़ा था, याद होगा। तो कार्बोनिफेरस कोल एक्चुअली वो कोल है जो कार्बोनिफेरस एरा में बना। उस एरा में आपको दिखाई देगा कि ऐसे पेड़ हुआ करते थे जिनकी हाइट लगभग 500 से 600 फीट थी। कितनी थी? 500 से 600 फीट। मतलब तुम इमेजिन करो कितना बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ हुआ करता होगा वो। बाद में पर्टर्बेशन हुआ, ये नीचे दब गए, नीचे दब गए, लंबे समय तक दबे रहे और उसी का रिजल्ट था कि कोल फॉर्मेशन हुए। तो आज भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी के कोल कौन से एरा के होते हैं? कार्बोनिफेरस, जो एंथ्रेसाइट नेचर के सामान्यतः आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही है कि पर्टर्बेशन कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी ह्यूमंस भी खत्म होने ही है अर्थ से। ये अर्थ की अभी तक की कम से कम जो हिस्ट्री रही है उस आधार पर हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। कम से कम तुम मान के चलो करोड़ ऑफ ईयर्स लगेंगे। तुम कौन से अमर हो, तो तुम्हें कुछ की चिंता नहीं करनी है कि यार अब तो पर्टर्बेशन होगा, अब सब खत्म होने वाला है, तो क्या ही करना है पढ़ के। चलो, जो पर्टर्वेशन होगा, अच्छा यहाँ पर्टर्वेशन का वैसा आशा है ग्रेट एक्सटिंक्शन नहीं है यहाँ। इसका मतलब बस यही है कि यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिस्टर्ब्ड हो जाती है एंड नाउ दे विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। यहाँ भी ये आपको दिख रहा होगा, ये खत्म हो गए और इनको रिप्लेस करके एक और इंटरमीडिएट कम्युनिटी आती है। क्या आती है? इंटरमीडिएट कम्युनिटी। तो यहां तक वाले को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। और इससे आगे जो होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन। यहां पर आएगी इंटरमीडिएट कम्युनिटी कोई दूसरी, फिर इसमें अगेन क्या आएगी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फिर इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा होगा, क्या होगा? पर्टर्वेशन। फिर से पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे फिर के बाद में आएगी एक नई कम्युनिटी एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो अब यहां पे एक दो वर्ड और मैं आपको साथ में ही समझा दूं। एक आपको अब इसी में, अगर ये जो यहां पे पर्टर्वेशन के बाद में जो नई कम्युनिटी आ रही है, सक्सेशन हो रहा है, अगर इसी इकोसिस्टम की किसी कम्युनिटी के द्वारा किया जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑटोजेनिक है। क्या बोलेंगे? ऑटोजेनिक। लेकिन अगर ये किसी दूसरी फॉरेन कम्युनिटी के द्वारा किया जाए जो बाहर से आया हुआ है, उसको हम बोलेंगे एलोजेनिक है। क्या बोलेंगे? बस ये वर्ड्स याद रख लेना, बाकी तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स थोड़ा ध्यान रखो। ऑटोजेनिक मतलब वहीं की किसी स्पीसी के द्वारा, और एलोजेनिक मतलब बाहर से आई हुई स्पीसी के द्वारा। एक होगा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो खुद से फूड बनाते हैं। तो अगर प्लांट्स वगैरह के द्वारा सक्सेशन हो रहा है तो हम बोल देंगे ऑटोट्रॉपिक है। और प्लांट्स के अलावा अगर किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है देन दैट वुड बी टर्म्ड एज हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। इतनी बात याद रहेगी। सो दिस इज द सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन होता है और ये सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था आपके, क्वेश्चन क्या है मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। मैं लिखा रहा हूं इसके बारे में। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया था एक आपसे, दो स्टेटमेंट हैं।
ठीक है ना। यूपीएससी का फॉर्मेट आपको पता ही है, स्टेटमेंट पूछते हैं वो। पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहला स्टेटमेंट है, प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन बेयर रॉक्स वेयर नो सॉइल एग्जिस्ट। सही है गलत? सही है गलत? वो कोई एक वर्ड लास्ट में जोड़ना, उससे कंफ्यूज मत हुआ करो ना। बोला है ना बैरन लैंड, बैरन लैंड का मतलब ये होता है ऐसी भूमि जो बंजर हो, तो जनरली यहाँ पे सॉइल नहीं होगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। दूसरा, लाइकेंस आर कंसिडर्ड पायोनियर स्पीसीज इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये तो अभी हमने बात करी थी, लाइकेंस क्या होते हैं? पायोनियर स्पीसी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है। यहां से मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कभी वो मेंस में क्वेश्चन उठा दें और आपसे बोल दें कि डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड देयर टाइप्स, एंड देयर टाइप्स। ऐसा हो सकता है कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसमें फिर आप ध्यान रखना कि क्या होता है। ठीक है। चलो, तो यही अपने को थोड़ा सा लिखना है, लिख सकते हैं। लिख लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन। लिखना, ecological succession can be defined as the process of the directional change in the vegetation on the ecological time scale, this process occurs when the series of the communities replace one another due to natural or anthropogenic factors, This process will occur until a mature community arrives which is known as climax community, Next, it can be classified in पहला होगा प्राइमरी सक्सेशन, पहला है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में डैश लाइन लिखना। प्राइमरी सक्सेशन takes place on a new site in this process
in this process a barren land, अब जो हमने डायग्राम में बनाया वही लिखेंगे पूरा, a barren land with no soil is occupied by pioneer species, is occupied by pioneer species, अच्छा, पायोनियर के बाद में क्या हो रहा था, फिर उनको रिप्लेस कौन कर रहा था, इंटरमीडिएट कम्युनिटी. फर्दर पायोनियर स्पीसी विल बी, फर्दर पायोनियर स्पीसी विल बी replaced by pioneer species will be replaced by intermediate community, and later this will be replaced by climax community, which will dominate the landscape, and establishing the equilibrium in the area, दूसरा लिख लो सेकेंडरी सक्सेशन, में लिखना, in this type of ecological succession, climax community is disturbed, and this will be replaced by a new intermediate community, later it will be replaced by a new climax community, ठीक है. चलो इसमें आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, इट कैन बी क्लासिफाइड, मतलब यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे हैं. देखो अभी तक हमने क्या देखा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो कैसे रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी. अब हम एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सक्सेशन लेके आ रहा है, उस आधार पर हम इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. चाहो तो ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीसीज, which
bring the succession, which bring the succession. It can be classified, it can be classified in following types, पहला है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को नोट्स ही बनाने हैं या पीडीएफ से पढ़ना है? नोट्स बनाने हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन पीडीएफ से पढ़ना हो तो भी एक तरीका है, नोट्स हैं कोचिंग में इसके एनवायरनमेंट के, तो वो आपको दे दूंगा, मैं समझा दूंगा, चलेगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज के लिए? तुम वो एक दो हाथ उठा रही है, सर कैसे ही हो जाए। बेटा एक काम करना, तुम बाद में नोट्स ही दिलवा देते हैं तुम्हें, नोट्स ही पढ़ लेना। वो दो, एक नहीं दोनों हाथ उठा दिए उसने, नंबर कम दिख रहा है अपना। ऑटोजेनिक सक्सेशन डैश लगा के, व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट बाय, when succession is brought by inhabitants of the community itself, inhabitants of the community itself, it is known as autogenic succession, known as autogenic succession। दूसरा एलोजेनिक डैश लगा के, when succession is brought by some foreign species, succession is brought by some foreign species, it is termed as allogenic succession, next autotrophic succession, डैश लगा के, when succession is brought about by green plants and producers, it is known as autotrophic succession, next heterotrophic डैश लगा के, when succession is brought by heterotrophs, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के बाकी सब किस कैटेगरी में आते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। it is termed as heterotrophic succession। चलो अगला जो हमें पढ़ना है वो है यूट्रोफिकेशन। क्या पढ़ना है?
यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ 3-4 चीजें हैं जो साथ में हम समझेंगे। पहले तो ये देखो, ये कंडीशंस आपको मिली कि नहीं, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखी होंगी, देखा है आसपास में। स्पेशली आपने वहां देखा होगा जहां पे स्टिल वाटर है। कहाँ देखा होगा? ये नदी जैसे सीन में तो कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि नदी में फ्लोइंग वाटर होता है, सामान्यतः ऐसे डिपोजिशंस नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलता है? जहाँ पे स्टिल वाटर, किसी तालाब वालाब में आपने ऐसी कंडीशंस को जरूर देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलेंगे? मतलब ये तो एल्गल ब्लूम है, ये काई का जम, इसको हिंदी में अपन काई बोल देते हैं, इंग्लिश में ये एल्गी है। क्या है ये? एल्गी, ग्रीन एल्गी है। तो ये एल्गी का डिपोजिशन होना इज नोन एज एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम या एल्गल ग्रोथ, जो आपको मानना हो, ब्लूम ज्यादा कॉमनली उपयोग किया जाता है, एल्गल ब्लूम। अच्छा, ये होता कैसे है? इसका जो कॉज है वो है यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन। तो पहले अपन समझते हैं कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझना, ये मेंस में ऑलरेडी आ चुका है यूट्रोफिकेशन, और प्रीलिम्स में भी बिल्कुल पूछा ही जा सकता है। तो ऐसा कुछ समझो कि ऐसा मान लेते हैं कि हमारे जो फार्म्स हैं, खेत हैं, उसमें हमने फर्टिलाइजर वगैरह का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का, इनका उपयोग किया। अच्छा, अगर इनका हम उपयोग करेंगे तो हमें पता है कि जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन होगा, इसमें फॉस्फेट्स होंगे, है ना, इसमें कई सारी चीजें, इसमें पोटाश हो सकता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ज्यादा पानी गिरेगा तो खेतों में से पानी बह के निकलेगा। खेतों से क्या निकलेगा? रन ऑफ। क्या निकलेगा? जो भी पानी निकल के जाता है उसको हम रन ऑफ बोल देते हैं। तो रन ऑफ निकलेगा, और रन ऑफ मतलब जो खेती में पानी निकल के गया तो किसी न किसी वाटर बॉडी में जाके पहुंचेगा। तो पहुंचेगा कहां पे? किसी वाटर बॉडी में। अब ये जो पानी गया था, इसके पास में न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज्यादा था। क्या ज्यादा था? न्यूट्रिएंट। तो जिस वाटर बॉडी में पहुंचेगा, वहां पे पहुंच के उसमें न्यूट्रिएंट्स के लेवल को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? न्यूट्रिएंट। ध्यान से समझना है पूरी प्रोसेस को। क्या बढ़ा देगा? न्यूट्रिएंट्स का लेवल। जब वहां न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ जाएगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे, तो वहां पे एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रमोट होगी, उसको बोलेंगे एल्गी। और इसका अगर ज्यादा नंबर प्रमोट हो जाता है, उसकी हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ने लगेगा? एल्गी। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी, सर तो अच्छी बात है, एल्गी अगर प्रमोट हो रही है, ये वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखो, एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? डिजॉल्व। यहां पर दो चीजें समझना है अपने को। एक तो क्या होगा, जितना ज्यादा एल्गी प्रमोट होगा, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन होती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिसका हम उपयोग कर रहे होते हैं, और दूसरी होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पानी में होती है, जिसको एक्वेटिक एनिमल से, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से उपयोग करते हैं। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल तो फिक्स ही है। अब एल्गी अगर ज्यादा प्रमोट होगी तो ये ज्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, और ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कमी आ जाएगी कि नहीं? तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ जाएगी, और अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ जाएगी तो ऑर्गेनिजम्स धीमे धीमे क्या होने लगेंगे? डेड। यहां एक और चीज होगी कि इस तरह से अगर एल्गल डिपोजिशंस हो जाएं, इस तरह से अगर एल्गल डिपोजिशंस हो जाएं, तो इस सनलाइट के पेनिट्रेशंस को रोक देंगे, है ना। सनलाइट की अवेलेबिलिटी या पेनिट्रेशन जो नीचे वाली सरफेस उसमें रुक जाएगा कि नहीं? ब्लॉक कर दिया सनलाइट को, ब्लॉक कर दिया तो नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होंगे उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, या आई कैन से कम पहुंच पाएगा। धीमे धीमे जो एक्वेटिक प्लांट्स वो डेड होने लगेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स को क्या बोलते थे हम? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते थे? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स अगर कम होंगे तो जूप्लैंक्टन्स भी कम होंगे, और जूप्लैंक्टन्स कम होंगे तो जो फर्दर जो भी फूड चेन थी पूरी आपकी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, और इसके नीचे डेड जोन बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? डेड जोन। डेड जोन्स मतलब ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, जहां पर बायोडाइवर्सिटी लगभग खत्म हो चुकी है, उसको हम डेड जोन्स बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। और इसका रिजल्ट होता है एल्गल ब्लूम, और एल्गल ब्लूम का रिजल्ट होगा डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स।
तो जिस जगह पे भी ये कंडीशंस बन जाती हैं, ये कंडीशंस वहां के इन्वायरमेंट के लिए, वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या होंगी? नेगेटिव। ठीक है, याद रहेगी बात। यह है यूट्रोफिकेशन। सर रवि सर लौट क्या कहें, पार्टी ली कि नहीं? बोलना, अभी आएंगे ना, बोलना सर पार्टी चाहिए। बोले हम साहब सर बोल के गए रवि सर पार्टी देने के मूड में है। सो ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है, याद रहेगा। एक बार वापस से, ये मेंस में आ चुकी है ऑलरेडी। क्या बोला हमने कि जो हमारे फार्म्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। उनमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बारिश के समय भी कहां पे आ जाएंगे? रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडीज में। क्या बढ़ जाएगा? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। उससे क्या प्रमोट होगा? एल्गी। एल्गी, ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ना इज द प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम। अब जब एल्गल ब्लूम होने लगेगा कहीं पे, तो उसका रिजल्ट होगा कि उस पर रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या मिलेगा हमें? डिक्लाइन। तो वहां पर रहने वाली बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, धीमे धीमे वो डेड जोन्स बनने लगेंगे। इसको हम बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। और चाहो तो हो सकता है आपसे एल्गल ब्लूम के नाम से भी पूछ लिया जाए, तो भी ध्यान रखना कि ऐसे ही चल रही पूरी प्रोसेस। ये अपने को लिखना है, तो वी कैन राइट, हेडिंग डाल लो यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये इसमें भी कुछ ऐसे ही समझाया था कि जो देखो अपनी फर्टिलाइजर्स वगैरह का उपयोग हुआ, ये रन ऑफ के माध्यम से कहां पहुंच गया? इनमें। यहां का प्रमोट हो रहा है एल्गी, वही प्रोसेस है। ठीक है, राइट। कौन सा? नहीं, जब वहां उनकी ग्रोथ, सभी एल्गी रिलीज नहीं करते ना। एल्गी में क्या होगा कि जहां उनकी ग्रोथ प्रमोट होगी, दे दे विल कंज्यूम सम काइंड ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अगर उन्होंने कंज्यूम किया तो उससे फिर वहां पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल में कमी आएगी। दूसरा, ये सनलाइट के पेनिट्रेशन को रोक देते हैं। जहां डिपॉजिट हो जाएंगे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, और सनलाइट अगर नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब होता है कि धीमे धीमे क्या होगा? वो वहां पर डेड जोन्स बनने लगेंगे। हालांकि इनका एक अच्छा उपयोग भी है वैसे एल्गी से। आपने स्प्रुलिना का नाम सुना है? स्प्रुलिना, स्प्रुलिना कैप्सूल्स होते हैं जो प्रोटीन के नेचुरल सप्लीमेंट्स माने जाते हैं। स्प्रुलिना के कैप्सूल्स आते हैं जो प्रोटीन के नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें से बहुत सारे एल्गी से ही बनते हैं, यही वाली एल्गी से। अब ये मत करना कि गाय और ऐसी निकाल के खा ली, क्या रहेगी, तो प्रोटीन है। सेकंड राइट, जल्दी लिख लो, खत्म करना है इसको। यूट्रोफिकेशन कैन बी, eutrophication can be defined as the process, eutrophication can be defined as the process, of increase in the nutrient availability in the water bodies, due to runoff from agriculture, agriculture. In this process, generally nitrogen and phosphate levels increase in the water bodies. Nitrogen and phosphate levels increase in the water bodies
इसमें आगे लिखना हूं, इंक्रीज इन द वाटर बॉडीज this may result in rapid growth of the algae, which is known as algal bloom, ठीक है, एल्गल ब्लूम। आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, this algae will consume dissolved oxygen especially during night by the process of respiration, रात में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन। तो एल्गी में भी कौन सी होगी, रेस्पिरेशन। तो वो जो रिलीज कर रही है वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना, जो एल्गी रिलीज कर रही है वो कौन सी ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक। जो कंज्यूम कर रही है वो कौन सी है, डिजॉल्व्ड। तो लेवल्स में कौन सी कमी आ जाएगी, डिजॉल्व्ड। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच विल डिक्लाइन द dissolved oxygen levels, which will decline the dissolved oxygen levels. Also it will block the penetration of the sunlight, which will prohibit photosynthesis in the phytoplanktons, affecting the food chain adversely, फूड चेन पे कैसा इंपैक्ट होगा, एडवर्स, अफेक्टिंग द फूड चेन एडवर्सली। इसी में आगे लिखना, दिस मे रिजल्ट इन depletion of the aquatic biodiversity, and development of the dead zones in the water bodies, याद रहेगा। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ द यूट्रोफिकेशन। उसके इंपैक्ट क्या होता है, तो इंपैक्ट वो एल्गल ब्लूम के आगे जो भी है वो क्या है उसका इंपैक्ट। अब कभी आपसे आ जाए कि व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द यूट्रोफिकेशन, क्या पूछ लिया जाए, इंपैक्ट ऑफ द यूट्रोफिकेशन, तो मैंने तो ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा दिया। आप क्या बताओगे कि एल्गल ब्लूम हो जाता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी एडवर्सली इंपैक्ट होती है, वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाती हैं, हाँ या ना भाई। जितने ज्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फेट के लेवल पानी में बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। केमिकल्स का बढ़ना मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो वाटर बॉडीज क्या हो जाती हैं, पॉल्यूटेड। इसका इंपैक्ट होगा आसपास वाली सराउंडिंग्स पे,
किस पे होगा, आसपास वाली सराउंडिंग्स। ऐसे आपको दिखाई नहीं देता, ऐसी बॉडीज में बहुत ज्यादा मच्छर अच्छर ऐसी चीजें पलेंगी और ये डिसीज फैलाने का काम करेंगी, तो कभी इंपैक्ट आ जाए तो ऐसे आप सोच के इसको लिख सकते हो। कल मुझे एक चीज और याद दिलाना आप, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन तो खैर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे दो चीजें और बतानी है। एक बताना है बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक बताना है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कल मुझे याद दिला देना इनकेस मैं भूल जाऊं तो।